आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर 14, जिसको हम बोलते हैं तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का वह रूप जिससे हमें गर्म और ठंडा महसूस होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा। मतलब अगर मान लो कि आपने कोई चीज गर्म छू दी है तो आपको क्या लगेगा? गरम गरम। या अगर आपने कोई ठंडी चीज छुई है तो आपको कैसा लगेगा? ठंडा। तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा। ताप क्या होता है? क्योंकि ये तो ऊष्मा है, और ताप क्या होता है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो यहाँ पे हम ताप के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कितना गर्म है। तो पिंड की उष्णता जिससे हम उसे गर्म कहते हैं, वे क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। जेपी जूल ने क्या पाया था कि 1 किलो ताप ऊष्मा में कितना कार्य करता है? 4.2 जूल कार्य वो करता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें क्या करा कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें उसने क्या पाया था कि जो हमारी 1 किलो ऊष्मा है उसमें कितना किलो कार्य कर सकता है? 4.2 जूल्स कार्य कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा कि तो और ताप क्या काम करता है? हमारा ताप जो है वो ताप पिंड के गर्म होने की वह सीमा है जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। मतलब कि ऊष्मा किस साइड मूव करेगी या किस साइड चलेगी, वो चीज आपका बताता है। जैसे कि अगर आपकी कोई चीज ठंडी रखी हुई है और एक चीज बहुत ज्यादा गर्म है, तो हमेशा जो गर्म है ना, वहां से तापमान ठंडे की तरफ जाएगा, जिससे कि जो ठंडी चीज है वो भी क्या हो जाएगी? हमारी गर्म हो जाएगी। तो ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि ताप क्या बताता है? ताप हमें दिशा बताता है कि किस दिशा में हमारा जो ताप है वो प्रवाहित होगा। अब ताप का मापन कैसे करते हैं? हम अपना शरीर का मापन करते हैं, तो मापन करने में हम एक युक्ति अपनाते हैं जिसको हम बोलते हैं तापमापी या थर्मोमीटर, जो कि हम नॉर्मली अब घर में यूज करते हैं। तो चाहे वो हम थर्मोमीटर घर में यूज कर रहे हो, चाहे हम उसको प्रयोगशाला में यूज कर रहे हो, चाहे हम उसका मानसून जो होता है हमारा मौसम का विज्ञान जो है, उसमें भी हम अगर ताप को यूज कर रहे हैं, तो भी हम उसमें कौन सी युक्ति अपनाएंगे? तापमापी। अब तापमापी के प्रकार क्या है? तो मेन तो हमारा है डॉक्टरी थर्मोमीटर और दूसरा है प्रयोगशाला थर्मोमीटर। जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है, सभी को पता है कि जैसे हम जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो वो हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए एक थर्मोमीटर यूज करता है जिसका नाम क्या है? डॉक्टरी थर्मोमीटर। ऐसे ही हमारे जो प्रयोगशाला है, जैसे कि हम लैब में जैसे हम स्कूल में कोई भी लैब हो, उसमें हम कोई प्रयोग कर रहे हो, उसमें जो हम थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा थर्मोमीटर कहलाता है? प्रयोगशाला थर्मोमीटर। ये डॉक्टरी थर्मोमीटर से बहुत अलग होता है। इसमें जो न्यूनतम और जो निम्न है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। जैसे कि 100 डिग्री हो जाता है। 100 डिग्री तो हमारा नॉर्मल डॉक्टरी में भी पाया जाता है। इसमें 200-300 डिग्री सेल्सियस तक भी हमारा इसके अंदर पाया जाता है तापमान। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी। जब हम दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए मौसम विज्ञानी जो होते हैं हमारे, मतलब दिन का जो है सबसे अधिकतम तापमान और सबसे न्यूनतम तापमान को जानने के लिए जब वो थर्मोमीटर का जो यूज कर रहे हैं, उस थर्मोमीटर का नाम क्या है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी। और एक आजकल हम लोग बहुत नेचुरल उसमें यूज कर रहे हैं, ज्यादातर हम डिजिटल अब यूज करने लग गए हैं। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो डिजिटल मापी का हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब तापमापी की रचना कैसे होती है? जैसे हमारे पास एक थर्मोमीटर है, उसमें एक पतली बिद्दी का क्या होता है? बल्ब होता है। कांच की बल्ब कांच की मोटी भित्ति की नलिका से जुड़ा होता है। कैसे? जैसे ये यहाँ पे एक पतली भित्ति है, और ये जो बल्ब इस तरह से ये कांच की मोटी भित्ति से, जो ये मोटी वाली भित्ति है, इसके बल्ब से क्या होता है? जुड़ा होता है। ठीक है। बल्ब और नलिका में क्या होती है? मरकरी भरा होता है। हमें पता है कि छोटी सी भित्ति के अंदर यहाँ पे मरकरी भरी रहती है इसके अंदर, और इस नली के उसमें नलिका में पारे के स्तर के ऊपर का भाग रिक्त रहता है, और नलिका के ऊपरी सिरे को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। यहाँ जो ऊपर का भाग है, एक मिनट, यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि ये जो भाग है, ये वाला जो है, ये क्या होता है, ऊपर का जो भाग है ये वाला, ये क्या रहता है, खाली रहता है, और यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद तापमान मापने के लिए तापमापी का माप चिन्हित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा ये तापमान मापित किया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके तापमान को चिन्हित करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें तापमापी पर न्यूनतम और उच्चतम बिंदु को चिन्हित किया जाता है। चिन्हित कैसे करते हैं, ये हमारा यहाँ पे न्यूनतम है, और ये क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम, जिसको हम बोलते हैं उच्चतम बिंदु। तो ये चिन्हित किया जाता है। इसको कैसे चिन्हित किया जाता है, सबसे पहले इसको हम लोग ठंडा करते हैं, तो जिस पॉइंट पे आके ये रुक जाता है, मरकरी जो है हमारा, जिस पॉइंट पे आके रुक जाता है वो होता है उसका न्यूनतम। और जब हम इसको उबलते हुए पानी में डालते हैं, जिस पॉइंट पे आप ये रुक जाता है उसको हम बोलते हैं उच्चतम बिंदु। तो यहाँ से हम इसका उच्चतम और न्यूनतम बिंदु को क्या कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं इस प्रक्रिया से। अब प्रश्न आता है कि हम लोग सिर्फ तापमापी में द्रव के रूप में हम मरकरी को ही, पारे को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारा पारा पिंड है उसका जो तापमान है वो क्या करता है, शीघ्रता से क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, मतलब बहुत जल्दी उसको क्या कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। जैसे ही वो उसके संपर्क में आता है, तापमान के संपर्क में आता है, वो थोड़ी सी ही मात्रा में ऊष्मा को क्या कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और क्या करता है, ये बहुत जल्दी विस्तृत सीमा के समान रूप से प्रसारित हो जाता है, मतलब ये इक्वली हर जगह से क्या हो जाता है, प्रसारित हो जाता है। और ये पारदर्शी है, मतलब इसके आर पार हम देख नहीं पाते हैं, और ये जो जिस पात्र में ये होता है उसमें ये चिपकता भी नहीं है। तो इसीलिए हम इसकी इसी खूबी के कारण हम लोग क्या यूज करते हैं, मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसे हम कहते हैं मापक्रम। मापक्रम क्या होता है, मापक्रम हमने 3 प्रकार के, किस तरह से किसमें हम इसको तापमान को नापते हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं। कौन सा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। जो हमारा एसआई मात्रक है हम लोग उसको केल्विन भी कहते हैं, किसका, तापमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन। तो मापक्रम में क्या करते हैं हम, न्यूनतम बिंदु, उच्चतम बिंदु और दोनों में कितना अंतर है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, मध्यकालवर्ती अंतराल जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेल्सियस। सेल्सियस का न्यूनतम बिंदु कौन सा होता है, जिसको हम हिमांक, मतलब जहां पे वो जम गया था उसको क्या बोलते हैं, 0। क्या है वो, 0। और उच्चतम बिंदु क्या है हमारा, भाप बिंदु जिसे हम कह रहे हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री। उसके बाद दोनों के बीच में अंतर कितना था, 100 का। ऐसे ही फ़ारेनहाइट का जो है न्यूनतम बिंदु कौन सा था, 32, और उच्चतम बिंदु क्या है, 212। जिस पॉइंट पे ये 100 था, ये क्या है, 212। तो दोनों में देखो अंतर कितना है ना, 112 का अंतर है दोनों में। उसके बाद दोनों में इसमें और इसमें अंतर कितना है, माइनस करके देख लो, 32, तो कितना आ जाएगा, 180। उसके बाद आता है हमारा केल्विन। ये क्या है, 273 न्यूनतम बिंदु पर है, और उच्चतम बिंदु क्या है, 373, और दोनों में बीच में अंतर कितना है, 100 का अंतराल। तो ये चीज याद रखनी भी है, और इनके बीच में एक हमारा क्या है, एक बंधन संबंध है, वो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ताप का एसआई मात्रक क्या है हमारा, केल्विन है। क्या है, केल्विन। तो तीनों माप क्रमों के बीच में संबंध क्या है, ये चीज हमें याद करनी है। C/100 इज इक्वल टू, देखो डिफरेंस है ये, देखिए दोनों के मध्यकाल के अंतर है ये, देखिए यहाँ पे F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। देखो जो भी हमारा यहाँ था वो हमने सबने क्या कर दिया, यहाँ पे इधर देखिए ये आया हमारा, ये हमने सबको क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। देखिए K-273/100 F-32/180 C/100। तो अगर ये चीज हमें याद हो जाती है तो हमें ये फॉर्मूला बहुत इजीली याद हो जाता है। अब ऊष्मा का प्रभाव क्या है, जब भी हम ऊष्मा किसी पिंड को गर्म करते हैं, सबसे पहले प्रभाव क्या है, ताप में वृद्धि होती है। तो वो बेसी बात है, जब हम किसी को गर्म करेंगे चीज तो उसके तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
ठीक है। जब पिंड को हम गर्म करते हैं तो उसके ताप बढ़ता है, अतः जब हम उसे स्पर्श करते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया, हमारा ताप में क्या हो गया, हमारी वृद्धि हो गई है। अब उसके बाद आता है हमारा अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में क्या होता है कि जब हम किसी को ऊष्मा देते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने एक ठोस अवस्था में है कोई और उसमें मैंने ऊष्मा को प्रवाहित कर दिया, तो क्या होगा, एक समय पे आके वो पदार्थ जो है दूसरे उसमें बदल जाता है। उस या पहले तो क्या होगा कि उस पदार्थ की जो होती है तापमान में वृद्धि होने लग जाती है। जैसे ही तापमान में वृद्धि होने लग जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो तापमान वहीं रुक जाएगा, उससे ज्यादा उसकी वृद्धि नहीं होगी, पर उसकी अवस्था जो है वो क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, बदलने लग जाएगी। जब किसी पदार्थ में जो कि ठोस अवस्था में है ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, तब एक निश्चित ताप पर पदार्थ के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसके पश्चात यह पदार्थ जो है ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वही बताया ना कि एक टाइम पे आके वो तापमान जो है वहीं रुक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अवस्था चेंज होनी शुरू हो जाएगी और इस दौरान इसकी ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं गलनांक क्या होता है। वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम गलनांक बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, पदार्थ की वह अवस्था परिवर्तन के समय दी जाने वाली ऊष्मा जिससे ताप में वृद्धि नहीं होती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब अवस्था कौन सी है, अगर कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था अगर परिवर्तन हो रही है और परिवर्तन के समय हम उसको ऊष्मा तो दे रहे हैं, पर उस ऊष्मा से उसके अंदर जो है तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, उसे गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा हमारी दो प्रकार की होती है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा और दूसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो हमारा जो गलनांक है वो क्या है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा क्या है, जब पदार्थ जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही हो, उस समय पे जो हम ऊष्मा दे रहे हैं जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि ना हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गलनांक, क्योंकि यहाँ पे ठोस से द्रव में गल रहा है। और ऐसे ही हमारा वाष्पन की गुप्त अवस्था क्या हो जाए कि जब हमारा द्रव से भाप अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, तो जो उसमें ऊष्मा दे रहे हैं जिसकी वजह से उसके अंदर वृद्धि नहीं हो रही है, किसकी, तापमान की वृद्धि नहीं हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब हमने यहाँ पे गलनांक तो पढ़ लिया था, तो क्वथनांक क्या हो गया। क्वथनांक क्या होता है, जिस स्थिर ताप पर पदार्थ जो है उबलना शुरू हो जाता है और किसमें चेंज होने लग जाता है, क्योंकि अवस्था तो चेंज होएगी हमारी, किसमें, द्रव से भाप अवस्था में जाने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। तो ये हमारा जो डायग्राम है इसमें हमने सब कुछ बताया। जब ठोस जो है द्रव में जाएगा तो गलनांक, ठीक है, और द्रव जो है गैस में जाएगा तो क्वथनांक, ठीक है, और ठोस से सीधा गैस में ऊर्ध्वपतन, ये हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 2 में, तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो वहां से आप ये कर सकते हैं। अब आता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार मतलब क्या होता है कि ऊष्मा देने पर कोई भी पदार्थ कितना फैलता है। ठीक है। तो गर्म करने पे सभी पदार्थ क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं, फैलते हैं। तो जल प्रसारित नहीं होता है, क्यों, जब हम उसको 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो फैलता नहीं है, वो क्या होता है, सिकुड़ता है, क्या होता है, संकुच होता है। तो पिंड को गर्म करने पर उसके आकार में हुई वृद्धि को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। मतलब अगर हम कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका आकार क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है उसकी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो विभिन्न पदार्थों का जो प्रसार है वो भिन्न भिन्न होता है। तो एक क्रियाकलाप है जो कि 14.6 एक्टिविटी है वो, जो कि 3 to 5 पेज नंबर पे पढ़ते हैं उसको।
गर्म करने पे द्विधातु पट्टी का मुड़ना। यहाँ पे हमारे पास द्विधातु है जिसमें ऊपर तो एल्यूमिनियम की पट्टी है और नीचे क्या है, स्टील की है। हमने इन दोनों पट्टियों को एक छोर से बांध रखा है और दूसरे छोर से हमने इसको खुला छोड़ रखा है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज ली है जिसको मैंने इस पट्टी को गर्म करना शुरू किया है। तो थोड़ी देर बाद में क्या है, दोनों का प्रसारण क्या होता है, अलग अलग होता है। जो एल्यूमिनियम की पट्टी है वो कम प्रसारित हुई है गर्म करने पे, और नीचे की जो स्टील की है वो ज्यादा प्रसारित हुई है। तो क्या हुआ, ये इस तरह से ये मुड़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों का प्रसार जो है वो भिन्न भिन्न होता है। तो किससे हुआ है, गर्म करने पे द्विधातु पट्टी का मुड़ने से हम ये कह सकते हैं। उसके बाद आता है रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। अब मैंने अभी आपको द्विधातु वाला बताया था, उसमें मान लिया कि कोई धातु की छाड़ है, उसकी लंबाई जो मेरे पास है वो कितनी है, L है। कितने तापमान पे, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। मान लो कि थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने उसका चेंज किया, उसका तापमान बदला, तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है, डेल्टा L। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा लंबाई बढ़ी है वो दोनों का क्या है, गुणांक के बराबर है, जैसे कि ये L 0 और डेल्टा T। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को, मतलब इस क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी है, ये चीज जो है ये प्रोपोर्शनलिटी है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक साइन लगाया जिसको बोलते हैं अल्फा, और इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, इस अल्फा को हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। अब रेखीय प्रसार गुणांक जो है यहाँ पे स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, ये बदलेगा नहीं। पर इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू जो है, जो हमारा बदलाव आया है डिवाइड में डिग्री, कितने सेल्सियस पे इसका बढ़ाने पे, टेम्परेचर पर कितना बदलाव आया है, उसका रेशो है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है हमारी, किसी पदार्थ का रेखीय प्रसारक गुणांक उस पदार्थ की इकाई लंबाई की छाड़ में प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के संगत लंबाई में वृद्धि है। मतलब जितनी भी चेंज हुई है उनकी लंबाई में, मतलब चेंज हुई लंबाई है डिवाइड में जो ओरिजिनल लेंथ थी, उसकी जो ओरिजिनल लंबाई थी, कितने प्रति डिग्री सेल्सियस पर कितना, मतलब अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी लंबाई जो है कितनी बड़ी है ओरिजिनल लंबाई से, वो जो रेट है उसको हम बोलते हैं रेखीय प्रसारक गुणांक। क्या कहते हैं, रेखीय प्रसारक गुणांक। इसी तरह से अगर मैंने मान लिया कोई एक टुकड़ा ले लिया ठोस का, तो जब मैं उसका तापमान इंक्रीज करूंगी, बढ़ाऊंगी, वृद्धि करूंगी, तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ने पे मतलब क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो उसी का भी फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमने लिखा था डेल्टा L अपॉन में डेल्टा नॉट डेल्टा T। तो इसी तरह से इसका भी क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन में V नॉट डेल्टा T। और यहाँ पे गामा को क्या बोला गया है, गामा को आयतन प्रसारण गुणांक कहा गया है। अब इसकी अहमियत हमारी दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। तो तापीय प्रसार का दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले हम तापमापी बनाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर मान लो कोई कांच की बोतल है, दूसरा हमारा है कांच की बोतल का ढक्कन अगर नहीं खुल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद में तापमापी जो हमारा ये प्रसारण है उसकी वजह से जो हमारा ऊपर कांच की बोतल के ऊपर जो धातु का ढक्कन लगा हुआ है वो क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है, जिसकी वजह से वो ढीला हो जाता है, वो आराम से निकल जाता है और जिसकी वजह से वो आराम से बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी लोहा है, लोहे का एक हॉल होता है जो कि लकड़ी के ऊपर हम लगाते हैं गोल गोल। मैं दिखाती हूँ पिक्चर आपको। यहाँ पे क्या है, अंदर तो लकड़ी है, ऊपर एक लोहे का हॉल बना रखा है, इसका मतलब जैसे कि रिंग टाइप के ऊपर हमने इसके ऊपर लगा दी है। अब ये कैसे लगाया हुआ है,
सबसे पहले तो जो हमारा लोहे का हाल था जो कि ऊपर लगा हुआ है लकड़ी के, उसकी जो त्रिज्या है वो लकड़ी से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो जो लोहे की हाल थी उसको गर्म किया, तो उसका प्रसारित होने की वजह से वो लकड़ी से बड़ा हो गया उसका त्रिज्या। फिर हमने क्या किया, उस फैले हुए त्रिज्या को किस पे लगा दिया, लकड़ी के ऊपर लगा दिया, और फिर ठंडा होने पे वो दोबारा से संकुच हो गया, जिसकी वजह से वो आराम से उसके ऊपर जकड़ा गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, लोहे की हॉल के ऊपर लकड़ी का पहिया चढ़ा दिया, या लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे की हाल चढ़ा दी। इसी तरह से आपने देखा होगा कि रेल की पटरियों के जोड़ के मध्यम में जगह छोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर गर्मियों में तापीय प्रसार के कारण अगर जो हमारा जो पटरियां हैं वो क्या हो जाएगी, प्रसार हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है कि अगर हम उसमें जोड़ ना छोड़े तो वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, और जो रेल आ रही है तो वो रेल पटरियों से उतर जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने पटरियों के बीच में क्या कर रखा है, अंतर छोड़ रखा है। ये देखिए, ये पटरियां हैं और इन दोनों के बीच में हम क्या छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रसारीय गर्मियों में तापीय प्रसार के कारण इसके बीच में मतलब ये पटरियां मुड़े ना, ऊपर की तरफ उठे ना, जिससे गाड़ी नीचे उतरे ना। अब आता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारित जब दो विभिन्न ताप पर रखी वस्तुओं को एक साथ रखते हैं, विभिन्न ताप मतलब एक ज्यादा गर्म है या एक ठंडा है, तो दोनों का विभिन्न ताप हो गया। तो ताप जो है गर्म पिंड से ठंडे पिंड में तब तक स्थानांतरित होती रहेगी जब तक दोनों का तापमान क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। मतलब दोनों जो है, दो बॉक्स हैं, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, तो दोनों को अगर हम कांटेक्ट में रखें, एक दूसरे के पास पास रखें, तो जब तक उसमें से गर्मी ठंडे की तरफ चली जाएगी, जब तक दोनों एक जैसे टेम्परेचर पे, तापमान पे ना हो जाए। तो इस अवस्था में दोनों पिंड का जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, तापीय साम्य अवस्था में होते हैं, जिसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मान लो कि जो गर्म पिंड से ठंडे पिंड में स्थानांतरित होकर होने वाली जो ऊष्मा है, उसका ताप के अंतर के अनुक्रम अनुपाती होता है। मतलब क्या है कि जो डेल्टा है, क्यू है, जितना हमने हीट ट्रांसफर हुआ है, हमारा हीट गई है, वो किसके बराबर होगी, जितना उन दोनों के टेम्परेचर के अंतर के बीच में होगा। और तो और अगर ठंडा पिंड जो है उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊष्मा लेगा। तो क्यू जो है, ठीक है, क्यू जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, हमारा उसके द्रव्यमान के इक्वल। तो क्यू तो हमारा डेल्टा क्यू के भी प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा मतलब एम के भी प्रोपोर्शनल है। तो दोनों को मिला के क्या हो गया, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा क्यू। तो इस